वांछित प्रभाव नहीं पड़ता जो कि ऐसी स्थिति में पड़ना चाहिए। इस प्रसंग की एक और दुर्बल कड़ी नंद के साथ भिक्षु आनंद का आना है। उनके आने का कोई स्पष्ट और सार्थक प्रयोजन नहीं है। नाटककार भिक्षु आनंद को शायद इसलिए नंद के साथ लाता है जिससे कि उसे इस बात की सुविधा मिल जाए कि वह नंद के मन के उद्वेग को स्वगत कथनों के स्थान पर नाटकीय संवादों में व्यक्त कर सके। भिक्षु आनंद का नंद के साथ आने का पर्याप्त कारण न होने से यह दृश्य खंड अस्वाभाविक और कथाधारा से विलग लगता है और आनंद का चरित्र भी नितांत सामान्य हो गया है। नंद का दीक्षित होना रंगमंच पर नहीं दिखाया गया, केवल उसके बारे में दर्शकों को सूचना दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने में घटनास्थल बदलता था जिसके कारण प्रदर्शन में दृश्य बंद भी बदलना पड़ जाता। इस शिल्पगत कठिनाई के अतिरिक्त शायद वैसे भी नाटककार ने रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले दृश्यों में इस दृश्य को सम्मिलित करना वांछित न समझना हो। घटनाओं और दृश्यों का चुनाव और उनकी योजना निश्चित करने में नाटककार के लिए यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है कि वह कथा के किन अंशों और किन दृश्यों को पात्रों के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत करेगा और किन के संबंध में केवल संवादों के द्वारा दर्शकों को वांछित सूचनाएं देगा। नंद का दीक्षित होना इस नाटकीय कथा की एक ऐसी घटना है जिनका रंगमंच पर पात्रों के द्वारा प्रस्तुतिकरण आवश्यक है, भले ही उसका निर्वाह नाटककार और निर्देशक दोनों के लिए कठिन हो जाए और भले ही उसके कारण स्थान अवंती खंडित होती हो। वास्तव में यही व्यापार खंड इस कथा का चरम बिंदु है और इसी में कथा का मूल दबंध अपनी पूरी अभिव्यक्ति पाता है। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि यदि यह घटना रंगमंच पर प्रस्तुत की जाए तो संभवत नाटक की वस्तु योजना का रूप ही भिन्न होगा। मैं समझता हूं कि हमारे नाटककारों को ऐसे कथानक लेकर कुछ ऐसे ही सख्त प्रयोग करने होंगे, तभी नया नाटक एक दृश्य बंद और 3 अंकों वाले नाटकों के संकुचित रूप विधान से मुक्त हो सकेगा और जिसमें महाकाव्योचित व्यापकता और विस्तार आ सकेगा। इस संदर्भ में एक और तो जर्मनी के प्रसिद्ध नाटककार ब्रेख्त के नाटकों और दूसरी ओर अपनी संस्कृत और लोक नाट्य परंपराओं का उल्लेख किया जाता है, जिनमें नाटक की कथा और पात्रों को अवंती धर्मी ऋजु रेखा में प्रस्तुत न करके सत्रों और कई धरातलों पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक के अंत के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। नंद जब भिक्षु बनकर वापस लौटता है तो वह सुंदरी से बिना मिले ही लौट जाता है। इस प्रकार आकर लौट जाने के ही कथा अभिप्राय का अनुसरण लेखक ने आषाढ़ का एक दिन में भी किया है। पात्रों को इस प्रकार के साक्षात्कार से बचाकर नाटककार कथा में एक प्रकार की रहस्य भावना का समावेश कर देता है और उसकी अत्यंत तीव्र और प्रत्यक्ष नाटकीय संभावनाओं को कमजोर कर देता है। और फिर जिस प्रकार नाटक का अंत होता है उसमें नंद और सुंदरी का अंतर द्वंद जैसे सहसा अपनी भूमि और अपना अर्थ खो देता है और तब लगने लगता है कि पात्र अपनी परिस्थितियों और अपनी नियति से पूरी शक्ति और आस्था के साथ अंत तक नहीं लड़ सके। इस प्रकार की अनुभूति नाटक के दर्शकों के लिए सबसे अधिक घातक सिद्ध होती है। नाटक के संवाद सुगठित, प्रयोजनशील और काव्यश्री से समृद्ध है। छोटे छोटे सुघड़ और काव्यपूर्ण नाटक के संवाद लिखने में मोहन राकेश अत्यंत कुशल है। आषाढ़ का एक दिन में उन्होंने मल्लिका के स्वगत कथन बहुत ही सुंदर लिखे हैं। पाठकों और दर्शकों दोनों ने ही इन स्वगत कथनों में रस लिया। भले ही हिंदी के नाट्य समीक्षक ने स्वगत कथनों को नाटकों से वर्जित कर रखा हो, इस नाटक में सुंदरी का श्रृंगार प्रसंग पढ़कर सकंद गुप्त और देवसेना का परिणय प्रसंग याद आ जाता है। मोहन राकेश ने अपने पहले नाटक आषाढ़ का एक दिन में कोई 3 दशकों के बाद नाटक में फिर से उस काव्य तत्व और उन साहित्यिक गुणों को प्रतिष्ठित किया था जिनको प्रसाद के बाद यथार्थवादी नाट्य परंपरा ने नाटक से निर्वासित कर दिया था। आषाढ़ का एक दिन कई स्थानों और कई प्रदर्शन शैलियों में
रंगमंच पर सफलता के साथ खेला गया और स्कंदगुप्त कोणार्क अंधा युग की परंपरा में एक श्रेष्ठ नाट्यकृति स्वीकार हुआ। आशा है कि लहरों के राजहंस भी इसी परंपरा में स्थान पाएगा तथा अध्ययन कक्षों और रंगशालाओं में हिंदी के पाठक और दर्शक दोनों को ही रस देगा। ये लहरों के राजहंस नाटक की भूमिका लिखी डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने। आषाढ़ का एक दिन के बाद यह मेरा दूसरा नाटक है। पहले नाटक के विषय में कई तरह के विवाद उठे, उसके ऐतिहासिक प्रामाणिकता को लेकर, रंगमंचीय संभावनाओं को लेकर और सबसे अधिक कालिदास के चरित्र को लेकर विवाद उठा। रंगमंचीय संभावनाओं को लेकर जो आशंकाएं थी उनका उत्तर काफ़ी हद तक अब तक दिया जा चुका है। दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, नागपुर, कानपुर, ग्वालियर तथा कई अन्य स्थानों पर उसे सफलतापूर्वक खेला गया है। अलकाजी जैसे निर्देशक तथा अन्नामिका जैसी संस्था ने उसे लेकर सर्वथा अलग अलग दृष्टियों से प्रयोग किए हैं। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से सभी भारतीय भाषाओं में उसे प्रसारित किया गया है। कालिदास के चरित्र को लेकर जो आपत्तियां उठाई गई वे कुछ लोगों के पूर्वाग्रह को ही व्यक्त करती हैं। शोधकों का एक वर्ग है जिसने कालिदास और मातृगुप्त को एक ही व्यक्ति माना है। इसी आधार पर प्रसाद ने स्कंदगुप्त में कालिदास के चरित्र की कल्पना की है। एक ऐसा भी वर्ग है जो उसकी प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता, परंतु कालिदास के जीवन के संबंध में कितने प्रामाणिक तथ्य आज तक हमें उपलब्ध है, जितनी सामग्री है, वह एक न एक अनुमान पर ही आधारित है। कुछ लोगों को अपने अनुमान अधिक प्रामाणिक लगे, यह बात दूसरी है। एक आलोचक ने लिखा था कि कालिदास जैसे वृत्त तपस्वी महात्मा को नाटक में एक दुर्बल व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ कि वे आलोचक संस्कृत के अच्छे पंडित हैं। अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव तथा मेघदूत पढ़कर यदि कालिदास का ऐसा ही चरित्र उनके मन में बनता है तो क्या कहा जा सकता है? रूढ़िगत संस्कार ही जहाँ व्यक्ति का विवेक बन जाए वहाँ और आशा करना व्यर्थ है। हमारे यहाँ परंपरा ही कुछ ऐसी है कि हम अपने जातीय प्रतीकों को सदा अति मानवीय धरातल पर रखकर देखना चाहते हैं। उनमें मानवीयता का निर्देशन हमें चोट पहुंचाता है। इसका मुख्य कारण शायद यही है कि हमें स्वयं अपनी मानवीयता में विश्वास नहीं है, अपने यथार्थ में आस्था नहीं है। क्योंकि अपने से कुछ आशा नहीं होती, इसलिए यह बात असंभव प्रतीत होती है कि मानवीय धरातल पर रहकर भी जीवन में कुछ महान किया जा सकता है। लेकिन उसी धरातल पर रहकर किया जा सकता है, यह तो शायद सुनने में भी बहुत भारी पड़े। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास का जैसा भी चरित्र है वह उसकी रचनाओं में समाहित उसके व्यक्तित्व से बहुत हटकर नहीं है। हाँ, आधुनिक प्रतीक के निर्वाह की दृष्टि से उसमें थोड़ा परिवर्तन अवश्य किया गया है। यह इसलिए कि कालिदास मेरे लिए एक व्यक्ति नहीं, हमारी सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है। नाटक में वह प्रतीक उस अंतर्द्वंद को संकेतित करने के लिए है जो किसी भी काल में सृजनशील प्रतिभा को आंदोलित करता है। व्यक्ति कालिदास को उस अंतर्द्वंद में से गुजरना पड़ा या नहीं, यह बात गौण है। मुख्य बात यह है कि हर काल में बहुतों को उनमें से गुजरना पड़ा है। हम भी आज उनमें से गुजर रहे हैं। हो सकता है व्यक्ति कालिदास का यह नाम भी वास्तविक न हो, पर हमारी आज तक की सृजनात्मक प्रतिभा के लिए इससे अच्छा दूसरा संकेत मुझे नहीं मिला। आषाढ़ का एक दिन का कालिदास दुर्बल नहीं है, कोमल, अस्थिर और अंतर्द्वंद से पीड़ित है। विलोम जो अपेक्षा सबल प्रतीत होता है, दूराग्रह को, आक्रामक शक्तियों को संकेतित करता है। वह व्यक्ति अपने अंतर्द्वंद को खो चुका है, इसलिए अपेक्षा अधिक संयोजित है। आशा और आस्था से हताश और अनास्था का स्वर प्रकट रूप से अधिक बलवान होता है। अपनी स्थापना के लिए उसकी आंतरिक अपेक्षा ही ऐसी होती हैं। आशा और
और आस्था की शक्तियां अपनी कोमलता में निर्बल प्रतीत हो, फिर भी कथ्य यही है कि बर्बर शक्तियों के हाथों वे पराजित नहीं होती। आषाढ़ का एक दिन में पराजित व्यक्ति टूटा हुआ कालिदास नहीं, अपने में संयोजित विलोम है, क्योंकि विजय और पराजय के संकेत वे दोनों स्वयं नहीं है। संकेत है मल्लिका, जो कालिदास की आस्था का विस्तारित रूप है। मल्लिका जो कालिदास की आस्था का विस्तारित रूप है। मल्लिका का चरित्र एक प्रेयसी और प्रेरणा का ही नहीं, भूमि में रोपित उस स्थिर आस्था का भी है, जो ऊपर से झुलसकर भी अपने मूल में विरोपित नहीं होती है। इतिहास का यह ऐतिहासिक व्यक्तित्व का आश्रय साहित्य को इतिहास ही नहीं बना देता। इतिहास तथ्यों का संकलन करता है, उन्हें एक समय तालिका में प्रस्तुत करता है। साहित्य का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं रहा। इतिहास के रिक्त कोष्ठों की पूर्ति करना भी साहित्य का उपलब्धि क्षेत्र नहीं है। साहित्य इतिहास के समय से बंधता नहीं, समय में इतिहास का विस्तार करता है। युग से युग को अलग नहीं करता, कई कई युगों को एक साथ जोड़ देता है। इस तरह इतिहास के आज और कल उसके लिए आज और कल नहीं रह जाते। समय की असीमता में कुछ ऐसे जुड़े हुए क्षण बन जाते हैं जो जीवन को दिशा संकेत देने की दृष्टि से अविभाज्य है। इस तरह साहित्य में इतिहास अपनी यथार्थ घटनाओं में व्यक्त नहीं होता, घटनाओं को जोड़ने वाली ऐसी कल्पनाओं में व्यक्त होता है, जो अपने ही एक नए और अलग रूप में इतिहास का निर्माण करती है। यह निर्माण रूढ़िगत अर्थ में इतिहास नहीं है। उस इतिहास की खोज के लिए इतिहास की शोध पुस्तकों की ओर ही जाना चाहिए। प्रस्तुत नाटक का आधार भी ऐतिहासिक है, परंतु उतने ही अर्थ में जितना इस व्याख्या में आता है। कथा का आधार अश्वघोष का शोद्रानंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का प्रक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। काल्पनिक अश्वघोष का शोद्रानंद भी है, क्योंकि संस्कृत तथा पाली साहित्य में जो कथा उपलब्ध थी उसका अश्वघोष ने अपनी दृष्टि से प्रक्षेपण किया है, एक काल्पनिक अवंती से उसे विस्तार दिया है। धम्म की टीका में नंद और सुंदरी की जो कथा है, शोद्रानंद की कथा प्रभाव और विस्तार में उससे कहीं आगे जाती है। शोद्रानंद में नंद और सुंदरी के जीवन के जो तथ्य है उनके जीवन के सीमित ऐतिहासिक तथ्यों से वे कहीं भिन्न है। शोध ग्रंथों के प्रमाणिक तथ्य तो उनके संबंध में उपलब्ध ही नहीं है। संस्कृत तथा प्राकृत स्रोतों की कथा में ही बहुत अंतर है। जो स्वतंत्रता शोद्रानंद के लेखक ने उपलब्ध तथ्यों से आगे जाने में ली, वही स्वतंत्रता यदि आज का लेखक शोद्रानंद के तथ्यों से आगे जाने में लेता है तो पुराण सरस्व व्यक्तियों को चौंकाना नहीं चाहिए। तथ्यों के इतिहास का संतोष उन्हें दूसरी जगह मिल सकता है, उसकी उन्हें यहाँ खोज नहीं करनी चाहिए। यहाँ नंद और सुंदरी की कथा एक आश्चर्य मात्र है, क्योंकि मुझे लगा कि इसे समय में प्रक्षेपित किया जा सकता है। नाटक का मूल अंतर्द्वंद उस अर्थ में यहाँ भी आधुनिक है जिस अर्थ में आषाढ़ का एक दिन के अंतर्गत है। रंगमंच पर नाटक कैसा उतरेगा यह अभी कैसे कहा जा सकता है। आषाढ़ का एक दिन की तरह प्रकाशन से पहले उस दृष्टि से इसकी भी परीक्षा नहीं की जा सकी। आशा करना चाहता हूँ कि उस प्रयोग की तरह यह प्रयोग भी अपनी स्थापना कर सकेगा। हाँ, दिल्ली के तथाकथित हिंदी रंगमंच वस्तुतः अंग्रेजी पंजाबी रंगमंच की अपेक्षा की पूर्ति इससे न हो तो मैं अपने को दोषी नहीं मानूंगा। ऐसे किसी रहस्य का बीज इस नाटक में नहीं है जो तीसरे अंक के अंत में जाकर खुलता हो। दिल्ली के कुछ एक सौ नाम धन्य निर्देशकों के मन में नाटक की जो कल्पना है उसकी पूर्ति 19वीं शताब्दी के यूरोपीय नाटकों से ही हो सकती है, जो थोड़े और आधुनिक है। आर्थर मिलर और टेनेसी विलियम्स के नाटकों से, संस्कृत क्लासिक्स से भी कभी कभी उनका काम चल सकता है, जबकि उनके अंग्रेजी अनुवाद का उर्दू में अनुवाद करने वाले लोग मिल जाए और उर्दू अनुवाद का कोई रेडियो आर्टिस्ट स्टेज एडोप्टेशन तैयार कर दे। इसके अलावा कुछ
प्लेज वे खुद भी लिख सकते हैं। मौन राकेश। त्वं गौरवं बुद्धगतं चर्कसं भार्यानुराग पुनराचक्रश सोनिस्यानप्यायो न तथ्यो तस्यो तरसतरंगे शिवव राजहंस। अश्वघोष का कथन है ये। तो लहरों के राजहंस नाटक में पात्र श्वेतांग और श्यामांग कर्मचारी है। श्वेतांग और श्यामांग कर्मचारी है। श्वेतांग और श्यामांग। सुंदरी नंद की पत्नी है। अलका दासी है। शशांक गृह अधिकारी है। नंद बुद्ध का सौतेला भाई है। मैत्रेय नंद का एक मित्र है। निहारिका दासी है। और भिक्षु आनंद बुद्ध का शिष्य है। भिक्षु आनंद बुद्ध का शिष्य है। 3 अंक है इस नाटक में लहरों के राजहंस में। स्थान में 1 नंबर अंक है कपिल वस्तु स्थान है। राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष। रात उतरने का समय है। तो पहले अंक में कपिल वस्तु के अंदर राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष है और रात उतरने का समय है। दूसरे अंक में वही कक्ष है, राजकुमार नंद के भवन में सुंदरी का कक्ष और प्रत्युष से कुछ पहले का समय है। तीसरे अंक में वही कक्ष है और अगली रात है।